यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला और आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण केस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पर केस लेकर के आया हूं। सीबीआई की क्षेत्र अधिकारिता एवं कानूनी स्थायित्व, द स्टेट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस सतीश कुमार एंड ORS, SCR 130 ईयर 2025 वॉल्यूम 1, डेट ऑफ जजमेंट 2 जनवरी 2025। यह मामला उन प्राथमिकी यानी FIR और जांचों से संबंधित है जो कि CBI द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत दर्ज की गई थी। ये आरोप उत्तरदाताओं पर लगे थे कि जो आंध्र प्रदेश राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी थे, इन प्राथमिकियों को यह कहकर चुनौती दी गई कि राज्य के पुनर्गठन के पश्चात यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गठन के बाद CBI को आंध्र प्रदेश राज्य में कोई जांच करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार राज्य सरकार की सहमति प्राप्त नहीं हुई थी। क्या राज्य के विभाजन के पश्चात CBI द्वारा की गई FIR और जांच वैध मानी जा सकती है जब तक कि पूर्व स्वीकृति को विधि पूर्वक निरस्त न किया गया हो? आइए जानते हैं। पहला, CBI को सामान्य सहमति का आधार। पूर्ववर्ती अविभाजित आंध्र प्रदेश सरकार ने 14/5/1990 को एक आदेश द्वारा CBI को राज्य भर में जांच के लिए सामान्य सहमति दी थी। राज्य पुनर्गठन 2014 के बाद भी आंध्र प्रदेश सरकार ने विभिन्न वर्षों यानी 2014, 2016, 2017 और 2018 में इस सहमति को न केवल जारी रखा बल्कि उसका विस्तार भी किया। इसका सीधा तात्पर्य है कि CBI को निजी व्यक्तियों और केंद्र राज्य के प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भी जांच और कार्रवाई का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, उत्तरदाताओं की स्थिति और CBI की वैधता। उत्तरदाता केंद्र सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी थे और उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गंभीर आरोप था। गृह मंत्रालय का 1963 का प्रस्ताव, जिसके आधार पर CBI की स्थापना हुई थी, और यह स्पष्ट करता है कि CBI उन मामलों की जांच करती है जिनमें केंद्र सरकार के अधीन लोक सेवक संलिप्त हो, चाहे अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर। इसलिए CBI की कार्रवाई कानूनी रूप से वैध थी। तीसरा बिंदु, न्यायालयिक क्षेत्राधिकार और FIR का स्थान। उत्तरदाताओं ने यह भी तर्क दिया कि जिन अपराधों की FIR दर्ज की गई वे कुर्नूल और अनंतपुर जिलों में घटित हुए, जो अब आंध्र प्रदेश में है, जबकि FIR हैदराबाद स्थित CBI ACB द्वारा दर्ज की गई और हैदराबाद न्यायालय का इन मामलों में पर कोई क्षेत्र अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकार किया और 7/8/2012 के GOMS के तहत हैदराबाद स्थित CBI अदालत को रायलसीमा क्षेत्र यानी चित्तूर, अनंतपुर, कडप्पा और कुर्नूल में घटित मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया था, जो कि बाद में यथावत बना रहा। चौथा बिंदु, राज्य पुनर्गठन और कानून की निरंतरता। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुच्छेद 2ख और अनुच्छेद 6 के उपखंड 1 और 2 के अनुसार जो भी अधिसूचनाएं या परिपत्र राज्य विभाजन के पूर्व प्रभावी थे तब तक प्रभावशील रहेंगे जब तक उन्हें विधि पूर्वक निरस्त या संशोधित या बदला नहीं जाता। अतः हैदराबाद स्थित CBI कोर्ट के क्षेत्र अधिकार को केवल आंध्र प्रदेश राज्य तक सीमित मानना एक विधिक त्रुटि है। पांचवा बिंदु, न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष और आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा FIR रद्द करने के निर्णय को निरस्त कर दिया। संबंधित FIR को बहाल किया गया। यह स्पष्ट किया गया कि राज्य के पुनर्गठन के बावजूद जब तक पूर्ववर्ती कानून व्यवस्थाओं को विशेष रूप से समाप्त नहीं किया जाता, वे दोनों नए राज्य पर लागू रहेंगे।
तो भविष्य में इस निर्णय के संभावित प्रभाव यानी फ्यूचर इम्प्लीकेशन ऑफ द जजमेंट। पहला बिंदु, सीबीआई के अधिकतर क्षेत्र में स्पष्टता और स्थायित्व। इस निर्णय से यह स्पष्ट संदेश गया कि एक बार जब किसी राज्य सरकार ने सीबीआई को सामान्य सहमति दे दी, तब तक सहमति प्रभावशील बनी रहती है जब तक उसे विधि पूर्वक वापस नहीं लिया जाता या संशोधित नहीं किया जाता। भविष्य में राज्यों को अगर सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को सीमित करना हो तो उन्हें स्पष्ट औपचारिक आदेश के माध्यम से ऐसा करना होगा। दूसरा बिंदु, राज्य पुनर्गठन के बाद भी कानून की निरंतरता। इस निर्णय से यह स्थापित किया गया कि राज्य विभाजन के बाद पुराने कानून, परिपत्र और अधिसूचनाएं नए राज्यों में भी लागू मानी जाएंगी जब तक विधि पूर्वक निरस्त या बदले जाने न जाएं। इसे अन्य पुनर्गठित राज्यों जैसे कि झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में भी पूर्व की कानूनी व्यवस्थाओं को लेकर भ्रम की स्थिति कम होगी। तीसरा मुख्य बिंदु, सीबीआई की कार्यवाही को चुनौती देने की सीमा। अब यह मिसाल है कि केवल यह तर्क देना कि किसी जांच में स्थान विशेष का क्षेत्राधिकार नहीं है या सहमति पुरानी है, सीबीआई की जांच को रद्द करने का पर्याप्त आधार नहीं होगा जब तक कोई विधिक निर्देश स्पष्ट रूप से मौजूद न हो। भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में सीबीआई की जांच को बार बार कानूनी तकनीकी आधार पर चुनौती देना की प्रवृत्ति में अंकुश लगेगा। चौथा बिंदु, संघ और राज्य के बीच सहयोग और महत्व। यह फैसला बताता है कि यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच पहले से बनी कानूनी सहमतियां प्रभाव में हैं, तो सीबीआई जैसे कि केंद्रीय निकायों की कार्यवाही राज्य की सीमाओं में वैध रहेंगी, जिससे कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों की जांच में बाधा नहीं आएगी। पांचवा बिंदु, प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही। केंद्रीय कर्मचारी और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों के विरुद्ध जांच में यह निर्णय प्रशासनिक तंत्र को जवाबदेह बनाए रखने की दिशा में एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करता है। भविष्य में भी सीबीआई को उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की जांच करने का अधिकार रहेगा, जिससे भ्रष्टाचार पर प्रभाव पड़ेगा। अब समय है कि हम सब भी कानून की सिर्फ किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि उसे चेतना को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों में उतारें। ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कानूनी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपको अगली कड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है, ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।